नमस्कार दोस्तों। आज हम अध्ययन करेंगे जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स इफेक्टिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी एशिया महाद्वीप के विशेष संदर्भ में। एशिया महाद्वीप के जनसंख्या मानचित्र का यदि हम गहनता से अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होगा कि एशिया महाद्वीप में जनसंख्या के भौगोलिक वितरण तथा उसके घनत्व में बहुत ही अधिक असमानता देखने को मिलती है। यहाँ प्रसिद्ध विद्वान क्रेसी का कथन सटीक बैठता है। उन्होंने कहा था एशिया में अनेक स्थान ऐसे हैं जहां बहुत कम लोग निवास करते हैं और कुछ स्थान ऐसे हैं जहां बहुत अधिक संख्या में लोग निवास करते हैं। उनके कहने का तात्पर्य है कि एशिया महाद्वीप में अनेक स्थान ऐसे हैं जहां की परिस्थितियां मानव निवास के अनुकूल नहीं है, इसलिए वहां कम लोग निवास करते हैं, जबकि अनेक स्थान ऐसे हैं जहां बहुत अधिक संख्या में लोग निवास करते हैं क्योंकि वहां की भौगोलिक परिस्थितियां मानव निवास के अनुकूल हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, एशिया महाद्वीप में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व संबंधी अत्यधिक असमानता देखने को मिलती है। इस असमानता के पीछे कौन से कारक जिम्मेदार हैं? यदि हम उन कारकों को मोटे तौर पर सूचीबद्ध करें तो ये कारक निकलकर सामने आते हैं। पहला उच्चावच, दूसरा जलवायु, तीसरा जल की उपलब्धता, चौथा मिट्टी, पांचवा खनन, छठवां परिवहन, सातवां औद्योगिकरण, आठवां शहरीकरण, नौवां सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कारक। इस तरीके से ये वो 9 कारक हैं जो एशिया महाद्वीप की जनसंख्या के वितरण एवं उसके घनत्व को प्रभावित करते हैं। अब सबसे पहले हम जिक्र करेंगे उच्चावच के बारे में, रिलीफ के बारे में। एशिया के उच्चावच ने किस तरीके से यहाँ के जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि उच्चावच की 3 श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच तथा तृतीय श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप तथा महासागर सम्मिलित हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में जो प्रथम श्रेणी के उच्चावचों पर विकसित होते हैं उनमें पर्वत, पठार, मैदान तथा निम्न भूमियां सम्मिलित हैं। यहां हम द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों का जिक्र कर रहे हैं तो आप समझ गए। द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में उनके मुख्य रूप हैं पर्वत, पठार, मैदान और निम्न भूमियां। आप ये बात भी अच्छे से जानते हैं कि मैदानी भागों में कृषि कार्य करना तथा परिवहन तंत्र का विकास करना और औद्योगिक विकास करना बेहद आसान होता है। या यूं कहें कि मैदानी भूभाग कृषि कार्य तथा परिवहन व औद्योगिक विकास की दृष्टि से अनुकूल दशाएं रखते हैं, जबकि इनके उलट उच्च पर्वतीय क्षेत्र तथा सघन वनों से युक्त पठारी भूभाग औद्योगिक, कृषि व परिवहन तंत्र के विकास की दृष्टि से अनुकूल नहीं होते। या यूं कहें कि यहां पे कृषि कार्य करना, औद्योगिक व परिवहन तंत्र का विकास करना आसान नहीं है। यही कारण है कि एशिया महाद्वीप के विभिन्न भागों में नदियों के जलोढ़ से निर्मित मैदानी भूभाग तथा उनके डेल्टाई भाग जनसंख्या का संकेंद्रण रखते हैं। या यूं कहें कि इन मैदानी भूभाग तथा डेल्टाई भागों में जनसंख्या की सघनता पाई जाती है क्योंकि नदियों द्वारा निर्मित मैदान तथा डेल्टाई भूभाग कृषि, परिवहन
और औद्योगिक विकास की दृष्टि से अनुकूल परिस्थितियां रखते हैं, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्र और उबड़ खाबड़ सघन वनों से युक्त पठारी भूभाग कृषि कार्य, औद्योगिक विकास, परिवहन तंत्र के विकास की दृष्टि से अनुकूल परिस्थिति नहीं रखते। इसलिए यहां जनसंख्या की सघनता उतनी नहीं देखने को मिलती जितनी मैदानी भूभागों में देखने को मिलती है। इस तरीके से आपने समझा कि उच्चावच ने किस तरीके से एशिया में जनसंख्या के वितरण तथा उसके घनत्व में असमानता या विषमता उत्पन्न की है। अब हम जिक्र करेंगे एशिया में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में से जलवायु के बारे में। यह एक भौतिक कारक है। आपने पढ़ा होगा और जहां तक आपके ज्ञात होगा कि जलवायु के अनेक रूप हैं, या यूं कहें कि एशिया में नहीं अपितु संसार के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, या अलग अलग प्रकार की जलवायु का अनुभव किया जाता है। जैसे अति उष्ण जलवायु, अति शीत जलवायु, अति शुष्क जलवायु, अति आर्द्र जलवायु के प्रदेश मानव निवास के अनुकूल नहीं है। यानी अति उष्ण यानी जहां बहुत अधिक तापमान रहते हैं, ऐसी जलवायु। अति शीत जहां तापमान बहुत ही नीचे रहते हैं। अति शुष्क जहां साल भर तापमान भी अधिक रहते हैं और वर्षा की मात्रा अत्यंत ही निम्न होती है। अति आर्द्र जलवायु जहां साल भर अधिक मात्रा में वर्षा होती है। इस तरीके से ये चार रूप जो मैंने आपके सामने रखे, ये जलवायु की चरम दशाएं हैं। ये मानव निवास के अनुकूल नहीं है। यानी ऐसी जलवायु का प्रदेश मानव निवास के अनुकूल नहीं है, या फिर इन प्रदेशों में यदि जनसंख्या रहती है या पाई जाती है तो वो विरल रूप में देखने को मिलती है। जहां तक हम इसकी मिसाल के तौर पे बात करें तो मध्य एशिया में मंगोलिया में स्थित गोबी का मरुस्थल में जनसंख्या का घनत्व 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम लोग गोबी के मरुस्थल में निवास करते हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ की शुष्क दशाएं, अति शुष्क दशाएं। यहां साल भर नहीं के बराबर वर्षा होती है, इसलिए यहां की परिस्थिति, यहां की जलवायु दशाएं मानव निवास के अनुकूल नहीं है। और आप इस बात को भी महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जहां जलवायु की चरम दशाएं पाई जाती हैं, वे जलवायु की चरम दशाएं, चाहे वो अति शुष्क जलवायु हो या अति आर्द्र जलवायु हो या अति शीत जलवायु हो, ये जलवायु की चरम दशाएं मानव शरीर व उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य के समस्त प्रकार के क्रियाकलापों को भी प्रभावित करती हैं, उन पे विपरीत प्रभाव डालती हैं। इसीलिए एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु का प्रदेश, जिसमें खासकर हम बात करें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन के दक्षिणी और पूर्वी भाग, ये मानसूनी जलवायु का प्रदेश, तथा शीतोष्ण समुद्र तटीय जलवायु का प्रदेश, यानी शीतोष्ण कटिबंध में स्थित समुद्र तटीय जो भाग हैं, ये जो प्रदेश हैं जनसंख्या की दृष्टि से सघनता रखते हैं, क्योंकि मानसूनी जलवायु और समुद्री तटीय जलवायु मानव निवास के अनुकूल है, मानव निवास की दृष्टि से आदर्श है। इसीलिए इन प्रदेशों में
लोग बसना पसंद करते हैं। इन प्रदेशों में जनसंख्या की सघनता देखने को मिलती है। अब हम जिक्र करेंगे जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले तीसरे भौतिक कारक जल की उपलब्धता के बारे में, वाटर अवेलेबिलिटी। हम जानते हैं जल है तो कल है, और जल के बगैर जीवन कदापि संभव नहीं है। यह बात एकदम सत्य है, क्योंकि जल का हमारे जीवन में अनेक रूपों में उपयोग है, जैसे पेयजल, सिंचाई, पशुपालन, बिजली उत्पादन, नौ संचालन, घरेलू कार्यों, औद्योगिक उपयोग आदि आदि। इन चीजों को हम भली भांति समझते भी हैं और अनुभव भी करते हैं। इसीलिए तो कहा गया है जल है तो कल है, और जल के बगैर हमारा जीवन कभी भी संभव नहीं है, हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। तभी तो लोग उन क्षेत्रों में बसना पसंद करते हैं या उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हैं जहां जल की उपलब्धता आसान हो, यहां जल की उपलब्धता सुलभ हो। इसीलिए तो एशिया के विभिन्न भागों में स्थित नदियों के मैदानी भाग तथा उनके डेल्टाई भाग सघन रूप से बसे हुए हैं। कारण जल की सुलभता। और इसका एक उत्तम उदाहरण ये भी है, चाहे वो एशिया हो या संपूर्ण विश्व की बात करें, प्राचीन नदी घाटी सभ्यताएं जो भी विकसित हुई थी, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र करें या मेसोपोटामिया की सभ्यता का जिक्र करें, ये सभी नदी घाटी सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई थी। जबकि इसके उलट आप देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं, मरुस्थलीय भागों में जल की कमी होती है। इसीलिए आज भी संसार के भिन्न भिन्न भागों में स्थित मरुस्थलीय भूभाग जहां जनसंख्या की सघनता बेहद कम होती है, या यूं कहें कि वहां जनसंख्या विरल रूप में पाई जाती है। मरुस्थलीय भागों में जहां कहीं दूर दराज जल के स्रोत होते हैं, वहां आसपास एक बस्ती विकसित होती है। बाकी दूर दूर तक मरुस्थलीय इलाके खुले और वीरान दिखाई पड़ते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है जल का अभाव। इस तरीके से आपने जाना भौतिक कारकों में जल की उपलब्धता किस तरीके से जनसंख्या के वितरण व उसके घनत्व को प्रभावित करती है। अब हम जिक्र करेंगे भौतिक कारकों में चौथा कारक मिट्टी के बारे में, कि मिट्टी ने एशिया में किस तरीके से जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित किया है। एशिया के भिन्न भिन्न भागों में नदियों के जलोढ़ निर्मित मैदान तथा उनके डेल्टाई भाग सघन बसे हुए हैं। उसका कारण वहां जल की उपलब्धता होने के साथ मिट्टी का उपजाऊ होना भी है, क्योंकि जल की उपलब्धता के साथ इन प्रदेशों की मिट्टी भी उपजाऊ है, जो कृषि कार्यों के लिए बहुत अधिक महत्व रखती है। और इसलिए इन क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मिलता है और सघन रूप से निवास करके यहां लोग रहना पसंद करते हैं, या सघन रूप में यहां लोग निवास करते हैं। जबकि इसके उलट आप देखेंगे मरुस्थलीय भागों में मिट्टी का उपजाऊपन बेहद कम होता है, साथ में जल का अभाव भी होता है। इसीलिए मरुस्थलीय भूभाग जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाते, या दूसरे शब्दों में कहें
मरुस्थलीय भूभागों में जलाभाव तथा मिट्टी का कम उपजाऊ होना, इनके कारण जनसंख्या वहां पे विरल रूप में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे आर्थिक कारकों में खनन के बारे में। खनन आदि कार्यों ने एशिया में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को किस तरीके से प्रभावित किया है? हमें इस बात को जानना होगा कि एशिया के जिन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों का खनन होता है, यानी जिन क्षेत्रों में मूल्यवान खनिजों को निकाला जाता है, उनका खनन आदि कार्य किया जाता है, तो जाहिर सी बात है जिन क्षेत्रों में खनन कार्य होगा वहां खनन आदि कार्यों के लिए श्रमिक लोग भी आएंगे, और जब श्रमिक लोग वहां आसपास कॉलोनी बनाकर बसने लगेंगे या उनके लिए रहने के लिए क्वार्टर्स बनने लगेंगे, तो जनसंख्या की सघनता बढ़ने लगेगी। इतना ही नहीं, वहां उस महत्वपूर्ण खनिज के खनन कार्य के साथ साथ वहां श्रमिक लोग ही नहीं, उन श्रमिकों की सुविधा के लिए वहां परिवहन का विकास भी होने लगता है, वहां बैंकिंग सुविधाएं भी विकसित होने लगती हैं, वहां उनके बच्चों को पढ़ने पढ़ाने के लिए विद्यालय भी खुलने लगते हैं। इस तरीके से वहां धीरे धीरे जो एक छोटी बस्ती एक धीरे धीरे नगर का रूप लेने लगती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो कि भारत में झारखंड राज्य, उसका संपूर्ण भूभाग पठारी व उबड़ खाबड़ है। यहां की भौगोलिक दशाएं मानव निवास के अनुकूल नहीं है, क्योंकि धरातल उबड़ खाबड़ और पठारी है, मिट्टी अनुपजाऊ है और जल का भी बहुत अभाव है। किंतु झारखंड, जहां अनेक प्रकार के बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं, बहुमूल्य खनिजों का खनन होता है, खनिजों का भंडार है, उन खनिजों के खनन आदि कार्यों की वजह से वहां पे जनसंख्या सघन रूप में पाई जाती है। वहां उन महत्वपूर्ण खनिजों के खनन क्षेत्रों में एक शुरुआत में जो छोटी सी बस्ती बसी थी, वो धीरे धीरे एक नगर का रूप लेने लगती है। इसके चंद उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे आप धनबाद की बात करें या झारखंड के झरिया की बात करें, ये खनन नगर है। ये यूं कहें कि यहां शुरुआत में यहां कोई बस्ती नहीं थी, लेकिन यहां पे महत्वपूर्ण खनिजों के खनन आदि कार्यों की वजह से आज ये एक नगर के रूप में विकसित हो गए हैं। यहां एक विशाल बस्ती विकसित हो गई है। इस तरीके से आपने जाना खनन आदि कार्य किस तरीके से जनसंख्या के वितरण, उसके घनत्व, उसकी सघनता को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करेंगे आर्थिक कारकों में परिवहन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। परिवहन ने किस तरीके से एशिया के भिन्न भिन्न भागों में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित किया है। यह बात एकदम सही है कि जिन क्षेत्रों में परिवहन की उत्तम सुविधा देखने को मिलती है या उत्तम सुविधा पाई जाती है या परिवहन के वैकल्पिक स्रोत पाए जाते हैं, वहां जनसंख्या का घनत्व या उसकी सघनता अधिक देखने को मिलती है या उसकी सघनता अधिक पाई जाती है। उदाहरण के लिए हम बात करें, भारत, जापान, सिंगापुर, चीन, हांगकांग, ये वो देश हैं जहां परिवहन की उत्तम सुविधाएं हैं और परिवहन के वैकल्पिक स्रोत मौजूद हैं। इसीलिए नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये एशिया में सघन जनसंख्या
को रखते हैं। इन देशों में जनसंख्या का अधिक संकेंद्रण पाया जाता है। जबकि इसके उलट हम बात करें, एशिया के उत्तर में विशाल साइबेरिया का जो भाग है, भूभाग है, उसमें परिवहन सुविधाओं का अभाव है और परिवहन सुविधाओं के अभाव की वजह से यहां अल्पसघनता पाई जाती है। यहां मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व पर किसी एक कारक का स्वतंत्र रूप से प्रभाव नहीं होता। एक कारक के साथ दूसरे अन्य कारकों का भी प्रभाव देखने को मिलता है, किसी का कम तो किसी का ज्यादा। जैसे विशाल साइबेरिया में अल्पसघनता का जो कारण है, उसमें परिवहन के साथ जो बड़ा कारण है यहाँ की जलवायु है, यहाँ की शीत जलवायु की दशाएं भी हैं। अब हम आर्थिक कारकों में औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। औद्योगिकीकरण या औद्योगिक विकास ने किस तरीके से एशिया में जनसंख्या के वितरण एवं उसके घनत्व को प्रभावित किया है। हम इस बात को समझते हैं कि जिन क्षेत्रों में उद्योगों का विकास हुआ है वहां रोजगार के अवसर निश्चित तौर पर उत्पन्न होंगे, क्योंकि उन उद्योगों में काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी और निश्चित तौर पे लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे क्षेत्र जहां बड़ी मात्रा में उद्योग धंधों का विकास हुआ है, फैक्ट्रियां लगी हैं, कारखाने लगे हैं, वे क्षेत्र जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, क्योंकि आदमी वही रहना या बसना पसंद करता है जहां उसका रोजगार होता है। यहां यह बात भी देखनी होगी कि जिन क्षेत्रों में अत्यधिक औद्योगिक विकास हुआ है वहां श्रमिक लोग ही नहीं रहते, बल्कि कुछ समय बाद उस औद्योगिक पेटी में जहां बड़े बड़े कारखाने लगे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, वहां श्रमिकों के अलावा धीरे धीरे कुछ समय बाद वहां बाजार खुलने लगते हैं, शिक्षण संस्थान खुलने लगते हैं, चिकित्सा के केंद्र खुलने लगते हैं, बैंकिंग सुविधाएं विकसित होने लगती हैं। इसके बाद अन्य प्रकार की मानवीय सेवाएं विकसित होने लगती हैं। इन सबके विकसित होने से, इन सेवाओं से जुड़े हुए लोगों के बसने से उस औद्योगिक पेटी में जनसंख्या की सघनता बढ़ने लगती है और वह औद्योगिक पेटी सघन जनसंख्या का केंद्र बन जाती है। इसके उत्तम उदाहरण की हम बात करें तो जापान की जो औद्योगिक पेटियां हैं, चाहे वो टोक्यो या कोहामा की बात करें या कोबे ओसाका की बात करें, ये वो औद्योगिक पेटी है जहां अत्यधिक औद्योगिक विकास के कारण जनसंख्या की सघनता पाई जाती है। इस तरीके से आपने समझा कि कैसे औद्योगिक विकास ने जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित किया है। अब हम बात करेंगे शहरीकरण के बारे में। शहरीकरण ने किस तरीके से या किस तरह एशिया में जनसंख्या के वितरण एवं उसके घनत्व को प्रभावित किया है। हम इस बात को मानते हैं कि जो शहर होते हैं, शहरों में उच्च शिक्षा के संस्थान, उत्तम चिकित्सा सुविधाएं, परिवहन के वैकल्पिक तंत्र, रोजगार की उपलब्धता, बेहतर नागरिक सुविधाएं तथा उच्च जीवन शैली पाई जाती है। या दूसरे शब्दों में कहें कि शहर जो होते हैं बहुकार्य केंद्र होते हैं, वहां अनेक प्रकार के कार्य संपन्न किए जाते हैं। तभी तो आज वर्तमान में एशिया के विभिन्न देशों की बात करें, यहां तक हम भारत की बात करें, भारत में धीरे धीरे
शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि शहरों में मौजूद सभी प्रकार की सुविधाएं, चाहे वो उच्च शिक्षा के केंद्र हों या उन्नत चिकित्सा सुविधाएं हों या परिवहन के वैकल्पिक तंत्र मौजूद हों या सबसे बड़ी बात करें रोजगार की उपलब्धता हो या बेहतर नागरिक सुविधाएं, सभी तरीके की नागरिक सुविधाएं आपको घर बैठे भी वहां पे शहरों में मिल जाती हैं। इसके अतिरिक्त शहरों की जो जीवन जीने की शैली है वो भी उन्नत स्तर की है। इसीलिए शहरों में मौजूद अनेक प्रकार की सुविधाओं ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, यहां तक कि एक बड़े शहर की सुविधाओं ने छोटे शहर के लोगों को भी अपनी तरफ आकर्षित किया है। इस तरह एक छोटा शहर बड़े शहर में और एक बड़ा शहर विशाल शहर में बदलने लगता है और एक जनसंख्या का सघन रूप ले लेता है। वहां एक जनसंख्या का संकेंद्रण हो जाता है। इस प्रकार हमने समझा किस तरीके से शहरीकरण ने, नगरीकरण ने जनसंख्या को, उसके वितरण एवं घनत्व को प्रभावित किया है। मिसाल के तौर पे हम देखें कि अकेले मुंबई शहर में देश की लगभग 2% जनसंख्या निवास करती है। अब आप देख लीजिए, बाकी शहर एक तरफ और अकेला मुंबई शहर जिसमें देश की लगभग 1.5 से 2% के बीच में जनसंख्या का हिस्सा निवास करता है। अब हम बात करेंगे एशिया में जनसंख्या के वितरण एवं उसके घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में अंतिम कारक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कारकों के बारे में। जैसा कि आपने अनुभव किया है और आप इस बात से सहमत होंगे कि बहुत सारे ऐसे स्थान जो धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से महत्व रखते हैं, वे स्थान लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, सऊदी अरब में मक्का और मदीना जो इस्लाम धर्म के पवित्र स्थल हैं। इसी तरीके से भारत में यूपी में स्थित मथुरा, राजस्थान में पुष्कर, ऐसे भारत और एशिया के अनेक देशों में स्थित धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहचान वाले, महत्व वाले स्थानों ने जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित किया है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है, क्योंकि वे लोग जो धार्मिक तथा सांस्कृतिक चीजों में श्रद्धा रखते हैं, वे लोग ऐसे स्थानों पर बसना पसंद करते हैं। और वे स्थान जो शुरुआत में एक धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहचान के नाम से जाने जाते थे, वह स्थान धीरे धीरे बड़े शहर का रूप ले लेता है, एक जनसंख्या का सघन केंद्र बन जाता है। इसके अतिरिक्त लोग प्राय स्वभाव से ऐसे स्थानों पर बसना पसंद नहीं करते जहां सामाजिक अशांति होती है, सामाजिक प्रदूषण होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, जिस सोसाइटी में, जिस समाज में गुंडागर्दी, लूटपाट, अपहरण, इस तरीके की तमाम घटनाएं घटित होती हैं, वहां से बसा हुआ लोग भी निकलने को मजबूर हो जाता है या फिर ऐसी सोसाइटी में लोग बसना पसंद नहीं करते। इसके अतिरिक्त लोग वहां भी बसना पसंद नहीं करते जहां राजनीतिक अशांति होती है, राजनीतिक अस्थिरता होती है, अराजकता होती है,
गृह युद्ध की स्थिति होती है वहां भी लोग बसना पसंद नहीं करते। जैसे हम बात करें अरब के देशों की बात करें, वहां ज्यादातर देशों में राजनीतिक अशांति रहती है, गृह युद्ध की स्थिति में रहते हैं। ऐसे में वहां के समझदार नागरिक या ऐसे नागरिक जो अशांति में रहना पसंद नहीं करते, वो लोग मजबूरन उन देशों को, उस प्रदेशों को छोड़ करके अन्यत्र गमन कर जाते हैं। इसके अतिरिक्त कई बार सरकारें भी एक बड़े शहर पर बढ़ते हुए जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए उस शहर के बाहर या फिर एकाकी इलाकों में योजनाबद्ध बस्तियां बसाती हैं और उन बस्तियों में तमाम तरीके की सुविधाएं विकसित करती हैं, जैसे पार्क, खेल मैदान, जिम आदि। ऐसे में आपने जाना कि किस तरीके से सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक कारकों ने एशिया में जनसंख्या के वितरण एवं उसके घनत्व को प्रभावित किया है। एशिया में जनसंख्या के वितरण एवं उसके घनत्व को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व संबंधी जो असमानता पाई जाती है वह प्राकृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं का परिणाम है। एशिया के जिन भागों में, जिन क्षेत्रों में भौगोलिक वातावरण की दशाएं मानव निवास के लिए अनुकूल हैं, आदर्श हैं, वहां जनसंख्या सघन रूप में पाई जाती है, जबकि उन क्षेत्रों में जहां भौगोलिक वातावरण की दशाएं प्रतिकूल पाई जाती हैं वहां पे आज भी जनसंख्या अल्प रूप में या अल्प जनसंख्या पाई जाती है। धन्यवाद। इस तरीके से आज हमने एशिया के भूगोल में एशिया की जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर विश्वविद्यालय परीक्षाओं में इससे संबंधित नियमित अंतराल पे क्वेश्चन आता रहता है और प्रश्न की प्रकृति कुछ इस प्रकार होती है कि एशिया में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, अथवा एशिया में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित या नियंत्रित करने वाले कारकों का ब्यौरा दीजिए। धन्यवाद।